हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मुकेश बिश्नोई एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटी हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे और पॉलिटी के अंदर पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। इससे पहले नीति निर्देशक तत्व, मूलभूत अधिकार, कर्तव्य और संविधान का जो प्रारंभिक इतिहास रहा है, संविधान की पृष्ठभूमि रही है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित रहेगा। तो इसके लास्ट 15 ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास बनेंगे और 2 वीडियोज़ के अंदर आपको ये काम मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा। पहले वन लाइनर क्वेश्चंस मिलेंगे ऑनलाइन परीक्षा 2016 के अंदर आए हुए, और उसके बाद में हमें एमसीक्यूज़ के रूप में भी मिलेंगे और उसके साथ में डिटेल भी दी हुई मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके अंदर दिखाए गए थे। और आज हम राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित बातें कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीजिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट, ऑडिट की रिपोर्ट किसको देते हैं? यानी कि कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के समक्ष देते हैं। ठीक है। इसका साइज ओके है, एक सेकेंड। चलिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल का घोषणा करने का अधिकार देता है? तो भारत के राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार अनुच्छेद 360 के अंदर दिया गया है। ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल होता है, एक राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, सभी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष में से कौन राज्य का प्रमुख होता है? तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। वास्तविक मुखिया देखें, वास्तविक शक्तियां देखें तो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, लेकिन संवैधानिक मुखिया देश का भारत का राष्ट्रपति होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है? तो आपात उपबंध के बारे में कौन सा भाग बताता है? 18th, XVIII, यानी कि 18th भाग जो है आपात उपबंध के बारे में बताता है। कोई भी व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? तो इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है, जितनी बार चाहे उसको चुना जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। खालिस्तान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है? तो सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार के अनुसार, सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार के अनुसार भारत का राष्ट्रपति किसी भी विषय में प्रॉब्लम होने पर सर्वोच्च न्यायालय की मदद ले सकता है या उनके पास परामर्श के लिए विचार को भेज सकता है। ये इसके अंदर ध्यान रखना है अपने को। हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, तो राष्ट्रपति सदस्य नहीं होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा राज्यसभा का सदस्य होता है, आपको पता है, लोकसभा या राज्यसभा में से एक होना चाहिए वो। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो संविधान जो राज्यसभा होती है उसका ये अध्यक्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उनको शपथ दिलवाते हैं भारत के राष्ट्रपति। दोनों सदनों को आह्वान कौन करता है? दोनों सदनों का आह्वान राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति जी का कार्यकाल हम बात करें तो 5 वर्ष के लिए होता है ये। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसी भी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उनका कार्यकाल भी राष्ट्रपति की दया के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक के लिए ही राज्यपाल किसी राज्य के अंदर रहता है, उसके बाद उसकी बदली की जा सकती है, हटाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के
राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के पश्चात किस समय बाद निष्कर्ष हो जाते हैं तथा परिवर्तित नहीं रहते, तो 6 माह के बाद। क्या कहता है क्वेश्चन, दोबारा से पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल के राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के पश्चात 6 माह के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं। यानी कि आपातकाल के टाइम में संसद ने जो राज्यों के लिए कानून बनाए हैं, तो आपातकाल खत्म होने के 6 महीने के बाद में वो निष्क्रिय हो जाते हैं। अब जब कभी भी दोबारा आपातकाल लगेगा तो उसके लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन अथवा वित्तीय विधेयक को भारत में वित्तीय आपातकाल के दौरान सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है? धन अथवा वित्तीय विधेयक राष्ट्र वित्तीय आपातकाल के दौरान सुरक्षित रखने का निर्देश कौन देगा? भारत के राष्ट्रपति। यानी कि राज्य विधानमंडल ने अगर कोई धन या वित्तीय विधेयक प्रस्तुत किया है तो भारत के राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो उनको आपातकाल का, अगर वित्तीय आपातकाल देश के अंदर है तो उनको सुरक्षित रखने का अधिकार आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है कि आप जो है एक बार ये जो धन विधेयक है एक बार ना लेकर आएँ, ऐसा राष्ट्रपति जी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, राज्यों के संवैधानिक उपबंधों की विफलता के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है? राज्यों के संवैधानिक उपबंधों की विफलता, यानी कि राज्य के अंदर संवैधानिक विफलता हो जाए, संविधान के अनुसार काम ना हो, तो राजकीय आपातकाल इसके अंदर विद्यमान किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय आपातकाल की अधिकतम अवधि कितनी वित्तीय आपातकाल कितनी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है? तो अनिश्चित काल तक वित्तीय आपातकाल बढ़ाया जा सकता है। और हर्ष की बात हमारे लिए ये है कि अब तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव तथा उसका तरीका किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? संसद के अंदर विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति के बाद ही राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका संशोधित किया जा सकता है। संविधान संशोधन जो संसद है उसके अंदर विशेष बहुमत होगा और राज्यों की सहमति इसके लिए जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल कब? अगर युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो और या सशस्त्र विद्रोह, अगर सेना का विद्रोह हो जाए, तो उस स्थिति के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में 356 अपने को कहता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में 356 के अंदर प्रावधान किया गया है। और के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। आफ्टर देन क्या कहता है, किस अनुच्छेद के तहत वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था? तो अनुच्छेद 352 के तहत वर्ष 1975 में भारतवर्ष में आपातकाल घोषित है। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा है तो 352 के तहत। राज्य आपातकाल की बात करता है, राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात करता है तो अनुच्छेद 356 अभी हमने देखा। और राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा है ये तो 352 के अकॉर्डिंग रहेगा। यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस उद्घोषणा को संसद द्वारा 1 माह के भीतर समर्थन देना जरूरी है। यानी कि राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी तो संसद 1 महीने के भीतर उसको समर्थन देगी, अन्यथा वह आपातकाल नहीं माना जाएगा। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक 6 माह के बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में ये तो ऊपर हमने पढ़ा ऊपरी क्वेश्चन में कि 1 महीने के अंदर अंदर संसद को उसकी समर्थन देना जरूरी है, अदरवाइज वो जो आपातकाल है वो कैंसिल हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। और यहाँ पर कहता है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है तो उसे प्रत्येक 6 माह के बाद, यानी कि 1 माह के अंदर उनको संसद से स्वीकृति मिलेगी राष्ट्रपति जी को कि हम जो सांसद कहेंगे कि हम आपातकाल के समर्थन में हैं, आप आपातकाल लागू करवाइए। उसके बाद अगर 6 माह तक आपातकाल लागू रहता है और दोबारा से 6 माह की अवधि के बाद दोबारा भी राष्ट्रपति चाहते हैं कि आपातकाल लागू रहे तो 6 माह के पश्चात दोबारा से संसद का अनुमोदन, संसद का समर्थन प्राप्त करना जरूरी है। यानी कि संसद के द्वारा दोबारा से कहा जाएगा कि आपातकाल को आगे बढ़ाया जाए। तो ये ध्यान रखेंगे 1 माह का और 6 माह का क्या डिफरेंस है। यहाँ पर 1 माह के अंदर संसद को समर्थन देना होता है आपातकाल को, और 6 महीने के बाद दोबारा से समर्थन देना संसद के लिए जरूरी है, अन्यथा आपातकाल निष्क्रिय माना जाता है। नेक्स्ट क्या कहता है, किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। यानी कि अंतिम शक्ति किसी भी अपराधी के बारे में है
तो उसको क्षमा याद करना, मृत्युदंड को उम्र कैद के अंदर बदलना, या फिर उसको निलंबित कर देना, सज़ा को ख़त्म कर देना, अपराधी को जो अपराध मुक्त कर देना, कोई भी सज़ा है तो उसका आखिरी जो हम बात करें तो राष्ट्रपति के हाथ में उसकी शक्ति होती है। अंतिम रूप से राष्ट्रपति उसके ऊपर निर्णय ले सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत क्या है? तो एयर इंडिया 1 राष्ट्रपति को ले जाने के लिए हवाई जहाज बुलाने का संकेत रहेगा। नेक्स्ट है, देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यालय। पहला सबसे वरिष्ठ कार्यालय तो राष्ट्रपति का कार्यालय आ जाएगा, और दूसरे की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति का कार्यालय माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी व्यक्ति ना हो तो उनके रिक्त पद पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत रहेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति बनेगा, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद खाली है। यानी कि राष्ट्रपति का जब पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये जो है पद के ऊपर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद के अंदर प्रस्ताव पास करना पड़ता है, महाभियोग लाया जाता है, तो उसके द्वारा बाद ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, अदरवाइज राष्ट्रपति को हटाया नहीं जाता। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह और विवादों की जांच पड़ताल का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय लिया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले संदेह या विवादों की जांच पड़ताल कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संघ का राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकता है? तो राज्य सरकार से परामर्श करके। संघ सरकार का कोई भी कार्य राज्य सरकार से परामर्श करके राज्य सरकार को सौंप सकता है, ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति राज्यों से पूछेगा कि आप इस काम को करना चाहेंगे, ये संघ सरकार का कार्य है यानी कि केंद्र का कार्य है, अगर आप चाहते हैं कि ये कार्य करें तो राष्ट्रपति उनको सौंप सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सही कथन। तो सही कथन की बात करते हैं तो प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वे संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। तो राष्ट्रपति, बात ध्यान रखेंगे, चुनाव के बाद पहला सत्र राष्ट्रपति संबोधित करेंगे, और प्रत्येक वर्ष का जो शुरुआती सत्र होता है उसको भी राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति जी को रहेगा आपातकाल लागू करने का अधिकार, चाहे वित्तीय हो, चाहे राज्य हो या राष्ट्रीय हो, आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा ही लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस कोष को अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? किस कोष से? तो आकस्मिक निधि कोष से राष्ट्रपति अप्रत्याशित धन खर्च करने के लिए, अप्रत्याशित खर्च के लिए धन, यानी कि जो पता नहीं था कि एकदम से जरूरत पड़ेगी पैसे की, और पैसे का अगर सरकार के पास प्रबंध नहीं है तो राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से खर्च करने का जो निर्देश दे सकते हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां, यानी कि जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं आईएएस लेवल के, तो उनके नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है। आगे ऑनलाइन परीक्षाएं हमारे पास ऑफलाइन परीक्षा 2006 से 15 और ऑनलाइन परीक्षा 17-18 के क्वेश्चंस रहेंगे। कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम बाकी का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्या कहता है क्वेश्चन, देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अब राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित किए जाने की किस अवधि के बाद उसका अनुमोदन संसद के द्वारा हो जाना चाहिए? तो ये क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा था, तो इसके अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा था कि राष्ट्रीय आपात की स्थिति के अंदर संसद का अनुमोदन कितने समय के बाद होना चाहिए? तो 1 महीने के अंदर अंदर संसद का जो समर्थन है उसको मिलना चाहिए राष्ट्रपति को आपात घोषणा करने के टाइम में, और 6 महीने के बाद उसको दोबारा से संसद का समर्थन मिलना जरूरी है, संसद का अनुमोदन जरूरी है। तो ये एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2007 के अंदर आया हुआ है। इसकी डिटेल आप पढ़ना चाहे तो वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। तो क्या कहता है, अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति जो आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, और 1 माह के भीतर ही इसके जो संसद का द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए, यानी संसद को इसकी घोषणा कर देनी चाहिए कि राष्ट्रपति जी आपातकाल की घोषणा कर रहे हैं, हम इनके साथ हैं, अदरवाइज घोषणा परिवर्तन में नहीं रहेगी या
जो आपातकाल है वो निष्क्रिय माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? कार्यपालिका का प्रमुख, संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति जी रहेंगे। ध्यान रखेंगे, संवैधानिक प्रमुख अगर बात करें देश का तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक मुखिया, वास्तविक शक्तियां जो है प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। तो इसकी डिटेल आप देख सकते हैं। अनुच्छेद याद रखेंगे, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति के अंदर होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। राज्यसभा का उपराष्ट्रपति जो भी होगा, राज्यसभा का उसको अध्यक्ष मानेंगे। तो इसका भी अनुच्छेद ध्यान रखेंगे। 89(1) के अंदर कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और सभी बैठकों की, जो राज्यसभा की बैठकें होती हैं, उनका अध्यक्षता उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये क्वेश्चन कहता है कि उपराष्ट्रपति सांसद नहीं होता, किसी भी संसद, जो सांसद नहीं होता यानी कि संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। अगर उपराष्ट्रपति कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले से संसद के किसी भी सदन में चुना जा चुका है तो उसको त्यागपत्र देने के बाद ही उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 पार्ट 2 कहेगा हमारे को कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य होने की नियुक्ति नहीं देता है, किंतु यदि किसी पद पर है तो निर्वाचन के पश्चात उस पद से त्यागपत्र देना पड़ता है जिस दिन से वह पद धारण करता है। यानी कि जिस दिन उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे उसी दिन उनको यहाँ से त्यागपत्र, किसी भी अन्य जो मंडल के अंदर है यानी कि संसद के अंदर है, राज्य विधानमंडल के अंदर है, तो उनको त्यागपत्र वहाँ से देना पड़ता है। ये लास्ट वाली लाइन ध्यान रखेंगे, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष उपराष्ट्रपति के लिए होनी चाहिए। ठीक है। तो इसकी डिटेल पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पूर्ण अवधियों तक भारत का उपराष्ट्रपति पद किसने संभाला था? 2 पूर्ण अवधियों तक किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला, यानी कि 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं? तो एस राधाकृष्णन इनमें से रहेंगे। नेक्स्ट इसकी डिटेल देख लेते हैं क्या कहता है। इसके अलावा हामिद अंसारी जो लगातार 2 बार मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में रहे थे, तो और भी मिलेंगे, डिटेल के अंदर देखेंगे तो पता चलेगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1952 से 57 और 57 से 62 तक उपराष्ट्रपति रहे। वो 1962 से 67 तक राष्ट्रपति भी रहे। इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी 2 बार उपराष्ट्रपति कार्यकाल के लिए चुने गए थे। पहला कार्यकाल 2007 से 2012 तक और दूसरा 12 से 17 तक उनके पास रहा। और तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी रहेंगे हमारे पास, और राष्ट्रपति आपको पता है रामनाथ जी कोविंद है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? तो उपराष्ट्रपति पद पर 2 बार लगातार, यही क्वेश्चन ऊपर वाला रिपीट हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो जो हमने ऊपर डिस्कस किया, राधा कृष्णन जी, इसके साथ हमने डिस्कस किया था हामिद अंसारी जी, तो ये 2 बार रहे थे उपराष्ट्रपति लगातार। तो दोनों ध्यान रखेंगे, हो सकता है नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन रिपीट हो तो ऑप्शन चेंज हो जाए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति 14 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। इसके अंदर ध्यान रखेंगे 12 सदस्य जो ये नियुक्त करते हैं। ये देखिए, राज्यसभा के लिए क्या कहते हैं, भारतीय संविधान के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्य, लोकसभा के लिए 2 एंग्लो इंडियन, यानी कि 2 तो एंग्लो इंडियन समुदाय से रहेंगे, यानी कि बात करते हैं हम जो भारतीय समुदाय के नहीं हैं, जैसे हम बात करें पारसियों के लिए या फिर जो ब्रिटिश नागरिक यहाँ पर रह जाते हैं, उनका जो लोकसभा के अंदर उनको लगता है कि समर्थन करने वाला उनका कोई नहीं है, तो राष्ट्रपति 2 व्यक्तियों की नियुक्ति यहाँ पर करते हैं। और 12 सदस्य जो हैं, ये हम बात करें तो किसी क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, जैसे शास्त्रीय गायन के अंदर हो गया, हम बात करें शिक्षा के अंदर हो गया, हम बात करते हैं स्वास्थ्य के अंदर हो गया, यानी कि जो किसी क्षेत्र के अंदर विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्ति है, उनमें 12 व्यक्तियों की नियुक्ति राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। इसके बारे में भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। क्या कहता है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो संसद का अभिन्न अंग है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। दोनों सदनों के लिए जो प्रथम स्तर होता है
हर वर्ष का प्रथम स्तर और संसद का जो नई जो संसद शुरू होती है यानी कि नया प्रधानमंत्री बनता है तो उसका पहला स्तर जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो भाषण के द्वारा राष्ट्रपति के भाषण के द्वारा शुरुआत होती है हर साल पहला स्तर। और किसी भी लोकसभा का पहला स्तर राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो क्या कहता है, संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में किसी का भी सदस्य नहीं होता? कौन? तो राष्ट्रपति जी जो है किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। वित्त मंत्री आपको पता है सदस्य होता है, और भारत के प्रधानमंत्री भी लोकसभा और राज्यसभा में से सदस्य होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। क्या कहता है, अनुच्छेद 53 के तहत, ये अनुच्छेद जो है ये ध्यान में रखने अपने को, अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किसके तहत? अनुच्छेद 53 के तहत कार्यपालिका शक्ति संघ की राष्ट्रपति के अंदर होती है। सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी होता है। किसी भी एक सदन का होना जरूरी है, जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा के ही हो, राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, लेकिन किसी भी सदन के सदस्य नहीं है और उसके बावजूद वो प्रधानमंत्री के पद पर कोई व्यक्ति बैठता है तो उसको जो हम बात करते हैं तो एक न एक सदस्य सदन के लिए जो सदस्यता लेनी जरूरी होती है। जैसे हम बात करें जो हमारे मनमोहन सिंह जी थे, किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे और उनको प्रधानमंत्री चुना गया, उसके बाद में उनको राज्यसभा के अंदर सदस्य बनाया गया था। तो ध्यान रखेंगे ये बातें। राष्ट्रपति के लिए किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री हो या कोई और मंत्री हो तो उनके लिए जरूरी ऐसा होता है। क्या कहता है, यदि अंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न प्राप्त हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित कर सकते हैं राष्ट्रपति। ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 331 के अनुसार है ये। एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व के लिए 2 व्यक्ति संसद के अंदर नियुक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति लोकसभा के अंदर, अनुच्छेद 331 के अनुसार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा तक रहने तक पद संभालेंगे? तो केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा तक पद संभालेंगे? तो राष्ट्रपति की इच्छा तक पद संभालेंगे वो। तो क्या कहता है, अनुच्छेद 75, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) के तहत केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत, अर्थात जब तक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा होती है, उस पद के ऊपर रहते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहते हैं तो उनको हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा राष्ट्रपति नहीं चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वो रूलिंग पार्टी है, उसी के ही द्वारा चुना जाता है, तो अपनी पार्टी के विरुद्ध वो नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो चाहे तो हटा सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा का जो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसके सदस्य हर 2 वर्ष के बाद यानी कि चुने जाते हैं और 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं, यानी कि इसके सदस्य रिटायर हो जाते हैं 6 वर्ष के बाद और फिर उनका दोबारा से चुनाव किया जाता है, लेकिन लोकसभा की तरह ये भंग नहीं होती है। क्या कहता है ये, यहाँ से पढ़ेंगे, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। राज्यों और संघ राज्यों से 238 सदस्य मिलकर के राज्यसभा का निर्माण करते हैं। आफ्टर देन राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। स्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा का विघटन नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। ये हमने ऊपर डिस्कस किया कि हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनका दोबारा से चुनाव किया जाता है। और 6 साल के लिए, यानी कि जिनका दोबारा से चुनाव होता है उनको 6 साल के बाद रिटायर होना पड़ता है, उनकी जगह नए सदस्य आते हैं। तो अनुच्छेद 83(1) के अकॉर्डिंग ये बात ध्यान रखनी है, 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए नए सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्य नामित कर सकते हैं? तो 12 सदस्य राज्यसभा के लिए और 2 सदस्य लोकसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। तो ये हमने बात की थी, विशेष क्षेत्र के अंदर होना चाहिए, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा के क्षेत्र से संबंधित 12 व्यक्तियों को अनुच्छेद 81 के उपबंधों के अनुसार जो राष्ट्रपति द्वारा ये उनको मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला साहित्य समाज आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकते हैं? तो 12 व्यक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा चुने जाते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है, उप राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकते हैं? तो 6 महीने के अवधि के लिए उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का पद संभाल सकते हैं। अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो 6 महीने के अंदर अंदर उनको दोबारा से राष्ट्रपति का चुनाव करवाना पड़ता है। 6 महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा उपराष्ट्रपति पद संभाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, पदच्युत या अन्य कारण से उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त तिथि से 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा, यानी कि 6 महीने से पहले पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 65(1) के अनुरूप ऐसी दिशा में उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति रहेगा और 6 माह के अंदर अंदर उनको राष्ट्रपति चुनना पड़ेगा किसी न किसी को। यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देगा? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष अगर त्यागपत्र देना चाहता है तो उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा ये, यानी कि उपाध्यक्ष के नाम पत्र लिखेगा त्यागपत्र देने के लिए। कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। अनुच्छेद 94(b) के अकॉर्डिंग ध्यान रखेंगे ये बात। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति के पद पर अस्थायी रूप से कौन कार्य करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके अंदर कार्य करेंगे हमारे पास। ध्यान रखेंगे ये बात। मुख्य न्यायाधीश भारत के जो है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली है तो ये कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक संस्था या निकाय है? क्या है संवैधानिक संस्था या निकाय? वित्त आयोग जो है राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग जो है संविधान के अंदर इनके बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन वित्त आयोग संविधान के अंदर रहेगा, तो ये संवैधानिक संस्था रहेगी। बाकी के दोनों असंवैधानिक है। ठीक है, तो इसकी डिटेल पढ़ लेंगे। भारत संविधान के अनुच्छेद 280 के अकॉर्डिंग संविधान प्रारंभ होने के 2 वर्ष के भीतर और पश्चात 5 वर्ष की अवधि के बाद, यानी कि संविधान शुरू होने के 2 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 5 वर्ष की समाप्ति के बाद जब राष्ट्रपति आवश्यक समझे, एक आदेश के द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा। इसमें एक अध्यक्ष 4 सदस्य होंगे। पहले वित्त आयोग के गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में किया गया था, यानी कि संविधान के शुरू होने के 2 वर्ष के बाद। तो ये पहले वर्ष में किया गया था 1950 के बाद 51 में। तो इसके बारे में देख लेंगे। अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए तो पूरा वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं आप। पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 के अंदर किया गया था। ये हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था 1951 के अंदर, और बताया गया था कि संविधान शुरू होने के 2 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन करना जरूरी है और हर 5 साल के बाद इसका गठन किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के बाद की जाती है? तो 5 वर्ष के बाद की जाती है। ये भी अभी हमने ऊपर डिटेल में पढ़ा था। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है वित्त आयोग की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता या अनुदान देती है? क्या कहता है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता या अनुदान देती है? तो किसकी सिफारिशों पर देती है? तो वित्त आयोग की सिफारिशों पर, यानी कि वित्त आयोग सिफारिश करेगा तो केंद्र सरकार जो है राज्यों को अनुदान देगी समेकित निधि से। तो ये डिटेल इसकी देख लेंगे। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति जो है इसकी सिफारिश करेंगे वित्त आयोग के लिए, और केंद्रीय वित्त आयोग संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण और भारत की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व सहायता अनुदान लागू होने पर सिद्धांतों के संदर्भ में अपनी सिफारिशें देता है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किसका गठन किया जाता है? तो केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो ये वित्त निकाय का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कब? जब केंद्रीय और राज्य संस्थाओं के बीच में संसाधनों का बंटवारे की बात आती है। तो इसकी डिटेल देख लेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपको लगे तो पढ़ लेना, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। अपने को इतना ही ध्यान रखना है, राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे के लिए। भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? आकस्मिकता निधि के संरक्षक राष्ट्रपति जी रहेंगे और राष्ट्रपति की मर्जी से ही इस निधि का यूज किया जा सकता है।
इसकी डिटेल पढ़ लेंगे। अनुच्छेद ध्यान रखेंगे, आकस्मिक निधि के अंदर स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के अंदर रहेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के अंदर आकस्मिक निधि का प्रावधान रहेगा, यानी कि जब इमरजेंसी के टाइम में पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम इसका यूज किया जाता है। बाकी आप लोग डिटेल वीडियो रोक करके देख सकते हैं इसकी। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद ध्यान रखेंगे 316(1) के अकॉर्डिंग। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति 316(1) के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। के वेणुगोपाल, ध्यान रखेंगे वर्तमान में के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल है। अनुच्छेद 76(1) के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत के महान्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत के कौन राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे? कौन से राष्ट्रपति 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। एस राधाकृष्णन और हम बात करें हामिद अंसारी 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। 1950 से 62 तक 3 कार्यालयों में राष्ट्रपति पद पर रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्या कहता है, डिटेल देखेंगे इसकी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 1962 तक 3 कार्यकालों में राष्ट्रपति पद पर रहे थे। प्रथम बार तो वे संविधान सभा के अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति नियुक्त हुए। उसके पश्चात 1952 एवं 57 के राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे वो। ठीक है। देश की सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति जी रहेंगे। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास राष्ट्रीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो किसके पास रहेगी राष्ट्रीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान? राष्ट्रपति जी के पास। सभी सशस्त्र बलों का मुखिया राष्ट्रपति जी रहेंगे। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी रहेंगे। संवैधानिक मुखिया देश के राष्ट्रपति जी रहेंगे। तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक रहेगा। इसकी डिटेल आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे के जो 30-40 क्वेश्चन बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगती है इसके साथ में आप लोग बताएंगे कमेंट करके। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके पास ज़रूरी है कि स्टडी विद मुकेश बिशाई चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। अपनी राय ज़रूर लिखें कमेंट के अंदर कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अगर मटेरियल अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।